हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो कि हार्ट फेलियर के केस में यूज़ किया जाता है। डिजॉक्सिन हमारे हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करता है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन शो करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसके मैकेनिज्म को समझने से पहले चलिए देखते हैं कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस में कार्डियक मायोसाइट में आयनिक मूवमेंट किस प्रकार से होता है। ओके, तो ये है हमारा कार्डियक मायोसाइट। ये एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये है सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्टकट में SER कहते हैं। इसके पास दो चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज रेनोडिन रिसेप्टर कैल्शियम चैनल एंड अनदर वन इज सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक कैल्शियम एटीपेज। सेल मेम्ब्रेन पर एल टाइप कैल्शियम चैनल, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर एंड सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप प्रेजेंट होते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम सोडियम एंड पोटेशियम आयंस हैं और ये हमारे इंट्रा सेलुलर कैल्शियम सोडियम और पोटेशियम आयंस हैं। यहाँ SER में कुछ कैल्शियम हमारा स्टोर्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये मशीनरी है जो कि इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। प्लीज़ आप लोग नोट करिएगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम एंड सोडियम का लेवल हाई होता है एज कम्पेयर टू इंट्रा सेलुलर। ओके, से ही कोई इम्पल्स हमारा मेम्ब्रेन से पास होता है तो ये जो एल टाइप कैल्शियम चैनल है ये ओपन होते हैं, जिससे कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। अब ये कैल्शियम जो ECF से आया है ये हमारा बाइंड करता है रेनोडिन रिसेप्टर से, और इसकी वजह से सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्टोर्ड कैल्शियम है वो अब साइटोप्लाज्म में रिलीज होता है। इंक्रीज्ड साइटोसोलिक कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है, जिसकी वजह से सिस्टोल होता है। अब इसके बाद जब डायस्टोल होता है, मीन्स जब कार्डियक सेल्स रिलैक्स होती हैं, तो ये कैल्शियम वापस सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सरका के थ्रू पंप कर दिया जाता है। और जो कैल्शियम पहले से ECF में आया था, जो रेनोडिन रिसेप्टर से बाइंड हुआ था, वो एक्सचेंजर की हेल्प से वापस ECF में पंप कर दिया जाता है। अभी मैं डिजॉक्सिन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हम लोग नॉर्मल प्रोसेस को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है, ये कैल्शियम को सोडियम के साथ एक्सचेंज करता है। ठीक है, अब ये सोडियम जो बाहर से अंदर आया है, ये इंट्रासेलुलरली सोडियम के लेवल को इंक्रीज करता है, लेकिन लगातार सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को ICF से ECF में पंप करता है, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर सोडियम का लेवल कम ही बना रहता है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल साइकिल है जो फिर से रिपीट होगा। लेकिन इन केस ऑफ हार्ट फेलियर कार्डियक मायोसाइट का कॉन्ट्रैक्शन पावर वीक हो जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि डिजॉक्सिन किस प्रकार से कार्डियक मायोसाइट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करता है। सबसे पहले डिजॉक्सिन सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप पर प्रेजेंट पोटेशियम बाइंडिंग साइट से बाइंड करता है और इस पंप को इनहिबिट कर देता है। तो अब सोडियम सेल से बाहर नहीं जा पाता है और ये सेल के अंदर धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगता है। अब सेल के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर भी इनहिबिट हो जाता है, क्योंकि सेल के अंदर सोडियम का लेवल हाई है। तो अब बाहर से सोडियम अंदर आएगा नहीं और इसकी वजह से कैल्शियम भी सेल से बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो अब होता क्या है कि प्रत्येक इम्पल्स के साथ जो कैल्शियम सेल के अंदर एंटर करता है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगता है और फिर सरका इस कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर कर देता है। ठीक है, फाइनली अब इम्पल्स के आने पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम रिलीज होता है, जिसकी वजह से अब मोर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है। बेसिकली डिजॉक्सिन प्रोग्रेसिवली फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि कैल्शियम का लेवल धीरे धीरे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा डिजॉक्सिन का मैकेनिज्म। चलिए अब देखते हैं डिजॉक्सिन का पोटेशियम के साथ इंटरेक्शन किस प्रकार से होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि डिजॉक्सिन और पोटेशियम का बाइंडिंग साइट सेम है। दैट मीन्स अब डिजॉक्सिन और पोटेशियम में कंपटीशन होगा बाइंडिंग साइट के लिए। ओके, तो अब आप लोग जो है कोरिलेट करिए। सपोज किसी पेशेंट को हाइपोकैलिमिया है, मीन्स पोटेशियम का लेवल कम है, तो अब कंपटीशन भी कम होगा, जिससे डिजॉक्सिन ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड करके टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। इसी के जस्ट अपोजिट अगर हाइपर कैलेमिया की सिचुएशन है तो डिजॉक्सिन बाइंडिंग साइट से कम बाइंड करेगा और इसकी वजह से अब हमारा थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स भी कम हो जाएगा।
तो ओवरऑल अगर किसी पेशेंट को डिजॉक्सिन देना है तो हमें उसके पोटेशियम लेवल को भी कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना एंड ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।